नमस्कार, न्यूज इंडिया के स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। राजनीति में अक्सर ऐसे चेहरे सामने आते रहे हैं जो अपने फील्ड में तो माहिर रहे, लेकिन सियासत की कबड्डी में अचानक ही कूद पड़े। लोगों ने भी इनको खूब प्यार दिया और कुछ ऐसा ही इस बार राजस्थान की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां साधु भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं और सियासत भी जमकर हो रही है। राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने कई ऐसे चेहरे उतार रखे हैं। दरअसल बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां इस कोशिश में हैं कि इनके चेहरे को देखकर ही लोग वोट दे दें और पार्टी के खाते में सीटें जुड़ जाएं। राजस्थान की राजनीति में इस बार साधु भी है, सेलिब्रिटी भी है और वो जमकर सियासत भी कर रहे हैं। अब तक धर्म कर्म का काम करने वाले ये लोग अब सियासत के मजे हुए खिलाड़ियों के मानद नजर आ रहे हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो जनता के बीच पहले से ही खूब पहचान रखते हैं, लेकिन राजनीतिक मैदान में इनका मुकाबला भी मंजे हुए और जमीन से जुड़े नेताओं से है। ऐसे में सियासत के माहिर राजनेताओं को अभी से अपनी जमीन खिसकने का डर सताने लगा है। कांग्रेस ने टोंक सवाई माधोपुर से क्रिकेटर से राजनेता बने अजहरुद्दीन को सियासी पारी खिलाई है। पार्टी की रणनीति इसके पीछे यूथ वोट को अपने पाले में लाना है। देखिए, अजहरुद्दीन जी ये बात ठीक है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और फिर राजनीति में आने के बाद उन्होंने संसद में प्रतिनिधित्व भी किया है कांग्रेस पार्टी से, तो ये राजनीतिक व्यक्तित्व भी है उनका। साथ ही साथ यूथ का आइकन के रूप में भी देखा जाता है और पूरी उनकी जो शख्सियत है उसकी पहचान पूरे भारत में। तो ऐसी अवस्था में जब वो टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से सीट कांग्रेस के कोटे में आएगी और अजहरुद्दीन जी को वहां से लड़वाने की डिमांड भी वहां के जो सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस जन है उन सब की रही है। तो इसके आधार पर पार्टी ने टिकट दिया और समीकरण भी उनके अनुकूल है, वो निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त करेंगे। मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी इंडिया के लिए खेला, तो लोग पहचानते हैं। वैसे फैंस भी बहुत से लोग ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो मैं इसका ज़रूर फायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। भाजपा भी सेलिब्रिटी को मौका देने में पीछे नहीं रही, लिहाजा अजहरुद्दीन के काउंटर में निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जयपुर देहात से उतार दिया है। उनके निशाने पर होंगे कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का दावा है कि यूथ मेरी स्पोर्ट्स पर्सन की छवि से बेहद इम्प्रेस है, जिसका सीधा फायदा मुझे और पार्टी को मिलेगा। मैंने ऐसा काम करा है जो मैं चाहता हूं कि सारे युवा करें, अपनी खुद की हिम्मत से जो सिस्टम अवेलेबल हो उसकी मदद लेकर आगे बढ़ें। तो ये सेलिब्रिटी नहीं, ये एक अचीवमेंट होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। 1990 से रहने वाला जो यहाँ पे मतदान भी कर रहा है, वो बाहरी कहाँ से हो गया? बाहरी तो सीपी जोशी साहब हुए, जो अलग अलग जगह क्षेत्र छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवा पार्टी ने साधु संतों को भी सियासी अखाड़े में उतार दिया है। इनके पीछे माना जा रहा है कि स्वामी बाबा रामदेव ने इनके नामों की वकालत की थी। पार्टी ने सीकर से स्वामी सुमेनानंद और अलवर से महंत चांदनाथ को प्रत्याशी बनाया है। इस सब के बीच पूर्व फौजी, डॉक्टर और नौकरशाह भी सियासी पारी खेलने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। यकीनन साधु, सेलिब्रिटी और सियासत के रंग राजस्थान में क्या गुल खिलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। यानी अपने अपने फील्ड में माहिर रहे ये उम्मीदवार मजबूत सियासतदारों के दांव पेचों से कैसे निपटेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से दिनेश ढांगी की रिपोर्ट। तो साधु, सेलिब्रिटी और सियासत का खूब खेल दिखाई दे रहा है राजस्थान की राजनीति के अंदर। आने वाले लोकसभा चुनावों में ऐसे लोगों का क्या हाल होता है, कितना प्यार मिलता है जनता से और कितना नकारे जाते हैं, इन सभी बातों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी दिनेश डांगी। दिनेश, सेलिब्रिटी को भी मौका दिया है, कहीं पर विरोध हो रहा है तो कहीं पर शांति दिखाई दे रही है। राजस्थान की सियासत के अंदर सेलिब्रिटी कितना महत्व रखते हैं? जी शालिनी, देखिए, भाजपा अमूमन हमेशा सेलिब्रिटी को मैदान में उतारते आई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी बीकानेर से धर्मेंद्र को मैदान में उतारा था, तो इस बार भी किरण खेर को चंडीगढ़ से, हेमा मालिनी को मथुरा से। इसी सिलसिले में जो मेजर राज्यवर्धन सिंह है, जो एक शूटर थे, निशानेबाज थे, उनको जयपुर देहात से
सीपी जोशी के सामने निशाना लगाने के लिए मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा 2 साधु है, उनको भी मैदान में उतारा है, सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को और महेश से चांदनाथ को। काफी दिलचस्प मुकाबला राजस्थान के रण का हो गया है, लेकिन इससे जो मजे हुए नेता है, स्थानीय नेता है, जो टिकट के दावेदार थे, वो नाराज हो गए हैं कि आपने पैराशूटर उम्मीदवार उतार दिए। भले ही वो अपने अपने फील्ड के जाने पहचाने चेहरे हो, एक शख्सियत रखते हो, ऐसे में उनको एक नाराजगी का भी हो गया है। लेकिन भाजपा ने मोदी लहर के चलते एक ट्रेंड से हटकर जोखिम भरा फैसला लिया है, सेलिब्रिटी और साधु संतों को मैदान में उतार। जी दिनेश, हमेशा ही नेता ये कहते रहे हैं कि सेवा के लिए वो राजनीति में आए हैं, समाज की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। अगर कांग्रेस के सेलिब्रिटी कार्ड की बात की जाए, अजरुद्दीन का रिकॉर्ड बेहद ही खराब रहा है मुरादाबाद से, तो ऐसे में सेवा भाव कहाँ गया? सिर्फ और सिर्फ सीट जीतना ही अब अहम मकसद हो गया है पार्टी का। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, सेलिब्रिटी को मैदान में तब उतारा जाता है जब उनके कोई स्थानीय नेता में इतना दम नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। यही हालात टोंक सवाई माधोपुर में था। कांग्रेस को कोई मजबूत नेता नहीं मिला। नमो नारायण मीणा जो मौजूदा सांसद है और सेंटर में मंत्री भी है, उनकी हालत काफी खराब थी। लिहाजा मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, मुरादाबाद से एक्सपोर्ट करके अजहरुद्दीन को लाया जाता है ताकि जो यूथ वोटर है, मोदी की लहर में एक बहस से रहे हैं कांग्रेस में, उनको अपने पाले में लाए। जातिवाद का कार्ड खेला है, तमाम समीकरणों को उन्होंने साधा है, लेकिन अजहरुद्दीन की है स्थानीय नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। लगातार 3 दिन से जो वहाँ के कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो विरोध जता रहे हैं कि हमारे बाहर से क्यों थोप दिया। तो एक सेलिब्रिटी कार्ड खेलने में कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं रही। जी सेलिब्रिटी कार्ड खेलने में कांग्रेस पीछे नहीं रही। और दिनेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोई मजबूत दावेदार नहीं मिला, इसलिए अजहरुद्दीन को उतारा गया, लेकिन जनता का तो बहुत दूर की बात है, अपने ही कार्यकर्ताओं का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यही लगभग हाल चांदनाथ का और सुमेधानंद का भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सेलिब्रिटी और साधु संतों को उतार करके जब अपने ही नेता और कार्यकर्ता साथ नहीं दे रहे हैं, जनता कैसे देगी? जी बिल्कुल, जनता इसका खमियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि जीत के बाद एक तरह मुंह से मोड़ लेते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, बीकानेर से धर्मेंद्र जब लोकसभा का चुनाव जीते थे, तो जीतने के बाद बेमुश्किल वो 5 साल में 2-3 बार आए, तो कहीं वो न तो वो संसद में पैरवी कर पाते उनके मुद्दों के लिए, लेकिन ऐसे में जनता ही इसके लिए जिम्मेदार कही जा सकती है कि जनता ऐसे जो पैराशूटर है, सेलिब्रिटी है, उनको सबक सिखाए, मजबूत उनका वोट बैंक होता है, वोट की ताकत है, उसका एहसास कराए। लेकिन फिर भी ग्लैमर, एक जो ग्लैमर होता है, उसकी चाहत में है ना वोटर्स है ना उस भाव में बह जाते हैं और आखिरकार सेलिब्रेट वो सीट निकाल लेता है, लेकिन उसका खमियाजा आखिर जनता को भुगतना पड़ता है। तो जनता किस तरह का इस बार मूड बनाए हुए, ये परिणामों से जाहिर होगा। बिल्कुल परिणामों से जाहिर होगा। लेकिन दिनेश, ये तो सेलिब्रिटी की बात है कि कहीं ना कहीं एक ग्लैमर होता है उनके अंदर। साधु संतों की अगर बात की जाए, जो 2 टिकट बीजेपी ने दिए हैं, कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव की पैरवी की वजह से दिए गए हैं। ये दोनों ही बेहद खास रहे हैं और शुरू से ही लॉबिंग करते आ रहे हैं बाबा रामदेव इन दोनों ही प्रत्याशियों के लिए। जी बिल्कुल, सीकर से जो भाजपा ने स्वामी सुमेधानंद को टिकट दिया, बेहद ही चौंकाने वाला फैसला है। बाबा रामदेव नहीं बल्कि जो आरएसएस है, नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी उनकी मजबूत पैरवी की और भाजपा अमूमन साधु संतों को मैदान में उम्मीदवार बनाती आई है। अब बात की जाए यूपी की, तो यूपी में भी योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार बनाया है, वो एमपी भी रह चुके हैं। तो एक भगवा पार्टी है, एक धर्म की सियासत, जो बाबरी मस्जिद प्रकरण हुआ है उसके बाद जो बहुसंख्यक वोट है, हिंदू वोटर्स, उनको लुभाने के लिए भाजपा इस तरह के जो भगवा कार्ड है वो खेलती आई है और साधु संतों को मैदान में उतारती आई। लेकिन स्थानीय नेता उन्हें पचा नहीं पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे। मजबूत नेता थे, अपनी दावेदारी जता रहे थे। लिहाजा सुभाष महरिया ने तो अभी से ही निर्दलीय ऐलान कर दिया है, पार्टी से बगावत करके सीकर से चुनाव लड़ ले। महेंद्र चांदनाथ इससे पहले अलवर की बहरोड सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन अलवर जितेंद्र सिंह को वो किसी भी हालात में फिलहाल टक्कर देते नजर नहीं आ रहे। वहाँ की स्थानीय नेता विरोध है, तो ये बहुत ही एक जोखिम भरा मोदी लहर के चलते एक ये फैसला पार्टी ने लिया इस बार राजस्थान के रण के। बिल्कुल बेहद ही जोखिम भरा ये फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भगवा कार्ड शुरू से ही बीजेपी खेलती आई है और वक्त वक्त पर इसका फायदा भी मिला है। हालांकि बीजेपी अपनी इस छवि को बदलने की कोशिश जरूर कर रही है। कई बार वो कह चुकी है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, लेकिन फिर भी इस तरीके की सियासत जब देखने को मिलती है, साधु संतों को जब टिकट दिया जाता है लोकसभा चुनावों के अंदर या फिर विधानसभा चुनावों के अंदर, बाबा रामदेव जैसे लोग जब लॉबिंग करते हैं अपने खास लोगों के लिए, तो भगवा रंग बीजेपी का हमेशा ही सामने आ जाता है। तो एक तरफ भगवा रंग दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रिटी भी मैदान में उतरे हुए हैं। अजहरुद्दीन से जब न्यूज इंडिया ने बातचीत की थी और पूछा था कि
आपका इतिहास पुराना अगर उठा करके देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। आप किस तरीके से टोंक सवाई माधोपुर की जनता को रिझाएंगे, कैसे उनका वोट हासिल करेंगे? तो अजरुद्दीन ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने पहले भी बहुत काम किया है और मेरे उसी काम को देख करके इस बार भी मुझे वोट मिलेगा। इतना ही नहीं, अजरुद्दीन हो या फिर राठौड़, इन दोनों ही सेलिब्रिटी का ये कहना है कि यूथ उनकी ओर है, जो युवा शक्ति है वो उनकी तरफ है, बेहद पसंद किए जाते हैं युवाओं के बीच में, और यही वजह है कि उनके लिए चुनाव जीतना आसान होगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राजस्थान में वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका जी। बात हो रही है राजस्थान की सियासत में जो साधु संत है उनकी, जो सेलिब्रिटी है उनकी, अगर इतिहास उठा करके देखा जाए राजस्थान की अभी तक की राजनीति का, तो कितनी जगह मिली है यहाँ पर सेलिब्रिटी को और कितना पसंद किया है यहाँ की जनता ने साधु संतों को? देखिए, ये 4 नाथ पहले भी चुनाव लड़के जीत चुके हैं जी, और इनके साधु संत होने का फायदा पार्टियां उठाती है जी, इनको तो राजनीतिक फायदा मिलता ही है, लेकिन जो इन्होंने दूसरे फील्ड में रहकर के किसी आदमी ने कोई छवि बनाई, कोई काम किया, कीर्तिमान किया जी, हासिल, तो उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टी कैसे उठाए, इसके लिए इनको टिकट दिया जाता हमेशा जी, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो ये कि राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने राजनीतिक कर्म पर विश्वास नहीं होता, तो वो धार्मिक क्षेत्र के और दूसरे अन्य क्षेत्रों के ख्याति नाम लोगों को ला करके और उनकी छवि को बुझाने की कोशिश करते हैं। जी, उनके पास उनके बराबर की कद का कोई कैंडिडेट नहीं होता मुकाबले के लिए, जी, तो सोचते हैं कि उनके खुद के वोट के अलावा बाकी जो इनके अपने छवि के वोट हैं वो और मिल जाए जी, और उससे उनको की वैतरणी पार लग जाए। जी, दूसरा पहलू इसका ये भी है लेकिन कि जब सरकार चलती है देश में तो वो खेल मंत्रालय भी चलाती है, वो सूचना प्रसारण मंत्रालय भी चलाती है, जी, वो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट चलाती है। तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर इन सारे फील्डों के लोग अगर आके जनता के बीच से वोट लेकर चुने जाए और बाद में सरकार में योगदान दें देश चलाने में, तो यो कोई बुरी बात नहीं है। जी, लेकिन जो ताबड़तोड़ 2 दिन पहले उनको लाया जाए किसी आदमी को, उसकी कोई राजनीतिक निष्ठा नहीं हो, विचारधारा नहीं हो, राजनीति के प्रति रुझान है कि नहीं है, या केवल ये कि गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है या ओलंपिक में पदक ले रखा है, सिर्फ इस नाम पर आप उसको घुराने के लिए लाते हो, तो वो गलती है, जनता के साथ एक छलावा है। जी, तो इस वक्त तो चुनाव में चूंकि मुद्दा नरेंद्र मोदी बनाम आदर्श है, मैंने कहा है, इसलिए शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि गेरुआ वस्त्र वाला आदमी वोट मांग रहा है या सफेद कपड़े वाला वोट मांग रहा है। तो उनकी आस्था को बुलाने की कोशिश इसलिए है कि दूसरे पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले कुछ उसको प्राथमिकता जनता से मिल जाए, उसके प्रति जो धार्मिक आस्था है, उसका जो कर्म है, उसके प्रति जो जनता की निष्ठा है, उससे कुछ एडिशनल फायदा हो जाए, ये पॉलिटिकल पार्टी की मंशा नजर आती है। जी, लेकिन क्या लगता है ये लोग सिर्फ वोट बैंक का जरिया भर है या वास्तव में जनता के लिए कुछ करते भी है? क्योंकि अगर अजरुद्दीन का उदाहरण उठा करके देखा जाए, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पहले का भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है, ना तो संसद में उनकी प्रेजेंस 100% रही है, 5 साल में सिर्फ 5 सवाल पूछे हैं, तो ऐसे लोग क्या जनता का भला कर भी पाते हैं? इसमें दोनों तरह के लोग आते हैं। राज बब्बर जैसे लोग भी हैं जो वास्तव में कुछ योगदान देते हैं, शबाना आजमी जैसे लोग भी आते हैं राजनीति में जो वास्तव में योगदान देते हैं, और कुछ हेमा मालिनी की तरह या धर्मेंद्र की तरह आते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है, आपने मेरी छवि को बुना लिया, मैंने एक पद हासिल किया और चल दिया, मैं तो अपना काम करता रहूंगा। दोनों तरह के लोग आते हैं। अजरुद्दीन का उदाहरण अगर सामने लें तो अजरुद्दीन ने जो उनका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड, उससे निराशा जरूर वहां की जनता को होगी मुरादाबाद की, वरना न तो पार्टी उन्हें शिफ्ट करती न वो जगह बदलते। तो एक बार एक जगह कर लो, लेकिन ये ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ अजरुद्दीन का हो या सिर्फ खिलाड़ी का हो या सिर्फ गैर राजनीतिक व्यक्ति को, ऐसा नहीं, राजनीतिक व्यक्ति बहुत सारे ऐसे हैं जो 5 साल को नहीं खोलते। और बीजेपी में हम देख लें, सिद्धि कुमारी विधायक हैं बीकानेर से, वो कभी मुंह नहीं खोलती विधानसभा, फिर जीत कर आ गई उसी जगह से टिकट लेके। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो जनता के माइंड पर भी एक अजीबोगरीब एक सवाल लगता है कि जो व्यक्ति उनका सबसे ज्यादा उनके बारे में बोलता है वो कई बार बुरी तरह हार जाता है, जो व्यक्ति एक शब्द मुंह से नहीं निकालता विधानसभा या लोकसभा में,
उसको वो लाखों से जिता के वो जीत जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी का कहना है कि दोनों तरह के लोग हर जगह दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जिन्होंने वास्तव में जनता के लिए काम किया है, समाज का भला किया है, वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पार्टी को टिकट दिलाना है और जीत हासिल करना है। तो राजनीति का एक पूरा इतिहास रहा है। जब जब सेलिब्रिटी मैदान में उतरे हैं तो उनको कामयाबी भी मिली है और इस बार कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आरजेडी समेत देश की कई पार्टियां हैं जो अलग अलग जगहों पर ऐसे ही चेहरों पर भरोसा जता रही हैं। सियासत में हमेशा से सेलिब्रिटी का तड़का लगता रहा है। हमेशा राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में ऐसे चेहरों को उतारती रही है जिनके चेहरे और अदाओं को देखकर ही लोग वोट दे देते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है, क्योंकि तमाम जगहों पर नजर आ रहा है कि पार्टियों ने ऐसे चेहरों को खूब जगह दी है। मथुरा की लोकसभा सीट भी अचानक ग्लैमरस हो गई। भाजपा ने काफी सोच विचार के बाद हेमा मालिनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आरएलडी के जयंत चौधरी के जाट बिरादरी के वोट में सेंध नहीं लग पा रही थी। हेमा मालिनी का नाम इसी रणनीति पर आगे लाया गया है कि वो जाट बिरादरी को प्रभावित कर सके। बीजेपी के इस कदम से जयंत चौधरी भी थोड़ा सजग हो गए हैं। हेमा मालिनी ही क्यों, बिजनौर से जयप्रदा भी अपना दम दिखा रही है, तो उनके करीब में ही कांग्रेस के टिकट पर मेरठ से नगमा भी जलवा दिखा रही है। मोहम्मद कैफ इस चुनाव में ऐसे क्रिकेटरों के तौर पर सामने आए हैं जो क्रिकेट की पारी खेलने के बाद सियासत की भी पारी खेलते दिख रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन, उड़िया अभिनेत्री अपराजिता मोहंती को भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है। दिल्ली से भी भोजपुरी फिल्मों का एक चेहरा मनोज तिवारी चुनावी मैदान में है। दरअसल सेलिब्रिटी का एक पूरा इतिहास रहा है कि वो मैदान में उतरकर टक्कर देते नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू, कीर्ति आजाद, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, जया बच्चन, गोविंदा और भी कई तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सियासत की पिच पर भी आगे बढ़ते रहे। दक्षिण में चिरंजीवी और वर्तमान तमिलनाडु की सीएम जयललिता भी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद ही राजनीति में आए थे। यानी सियासी पार्टियों ने न सिर्फ इनकी मशहूरियत को भुनाया बल्कि ये भी खूब सियासत में माहिर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सिर्फ राजस्थान की राजनीति ही नहीं बल्कि अब पूरे भारत की राजनीति के ऊपर अगर नजर दौड़ाई जाए तो हर बार सेलिब्रिटी को मैदान में उतारा जाता रहा है और यकीनन इसका फायदा पार्टियों को भी मिलता रहा है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शोएब रजा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शोएब, पूरे भारत में जितने भी सेलिब्रिटी हैं, किसी को प्यार मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन पार्टियों के लिहाज से अगर बात की जाए कितना फायदे का सौदा होता है? चेहरे ये अपने जो फील्ड में माहिर होते हैं, क्योंकि ये देखा भी जाता है शालिनी की फिल्मी हस्तियों की बात की जाए या फिर जो खेलों से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात की जाए, उनका अपनी एक जगह होती है, मुकाम होता है, लोग उनको पहचानते हैं, कई फैंस उनके होते हैं। तो जब वो चुनावी अगर रण में उतरते हैं तो यकीन उसका फ़ायदा मिलता है। कई ऐसे चेहरे हैं जो साफ तौर पर अपने अपने फील्ड में माहिर है, अभी भी जिन पर जो पार्टियां हैं वो अपना दांव खेल रही है। बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। सबसे बड़ी बात इसकी वजह यह है शालिनी, क्योंकि इन चेहरों के लिए जब आप देखते हैं कि जया बच्चन या फिर जयप्रदा कहीं से चुनाव लड़ रही है, बिजनौर से जयप्रदा चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ के जो लोग हैं यकीनन वो उसको उसी नज़रिए से देखते हैं कि हीरोइन के तौर पर उसको देखते हैं कि हमारे यहाँ से हीरोइन चुनाव लड़ रही है। या फिर मुरादाबाद से जिस तरह से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने चुनाव लड़ा था 2009 में, तो वहाँ के लोगों में जो उत्साह था वो इसी बात को लेकर था कि कप्तान रहे भारतीय टीम के और जबरदस्त क्रिकेटर रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनको भरपूर प्यार मिला। तो सियासी पार्टियों के लिए एक फायदा का सौदा होता है ये कि वो ऐसे चेहरे को मैदान में उतार देती है जो भारी पड़ जाते हैं। ऐसे सियासी दिग्गजों पर इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसे सियासी दिग्गजों पर भारी पड़े हैं ये हस्तियां, भले ही इनको राजनीति का बिल्कुल ABCD ना पता हो, पहली बार मैदान में उतरो, लेकिन इनकी जो मशहूरियत है वो इतनी ज़्यादा होती है कि लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं, फैंस इनकी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सियासी पार्टियों की यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से ऐसे चेहरों को सामने लाया जाए जो अपने फील्ड में माहिर है, लोगों के बीच उनकी
पहचान है, उन्हें पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैदान में उतारेंगे, लोग पसंद करेंगे और वोट दे देंगे। गोविंद दाय का बहुत ज्यादा पहचान बनाने की जरूरत नहीं है शोएब, लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए, जयपुर सीट की बात की जाए, क्या लगता है सीपी जोशी पर भारी पड़ सकते हैं राठौड़? क्योंकि सीपी जोशी भी राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिसे बच्चा बच्चा पहचानता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि सियासी दिग्गज है सीपी जोशी, लेकिन अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें तो जो युवा वर्ग है या खासा प्रभावित है राजस्थान का, उनसे तो यकीनन उसी भरोसे की वजह से, क्योंकि टोंक से अगर अजरुद्दीन है कांग्रेस के, तो जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने उतार दिया है। तो ये चालें खेली जा रही है और देखकर ही मैदान में उतारा गया है। ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं जानती कि सीपी जोशी एक कद्दावर नेता है और बहुत मजबूत दावेदार भी उम्मीदवार है कांग्रेस के, लेकिन चूंकि इस बार माहौल बहुत उल्टा एक बना पड़ा हुआ है, कांग्रेस के खिलाफ है माहौल, इस तरह की जो बातें कही जा रही है, तो उस माहौल को बुराने की कोशिश बीजेपी के, इसके साथ साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का मैदान में उतरना, जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तरफ जो युवा है वो आकर्षित होंगे। और जो एक छवि एक कहा जाए कि एक जो छवि रही है कांग्रेस की बात करें तो जो पूरे देश में एक नकारात्मक माहौल उनके खिलाफ बना हुआ है, पार्टी के खिलाफ, तो उसका फायदा भी यकीनन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिलेगा। सीपी जोशी कितना प्रभावित कर पाते हैं, क्योंकि एक बात यह भी कि सीपी जोशी भीलवाड़ा से आए हैं, वो वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे जहां से वो मौजूदा सांसद है, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये भी नकारात्मक माहौल उनके खिलाफ जा रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको पार्टियां चाहती है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनकी जो पहचान है वो न सिर्फ भारत भर की पूरी दुनिया में है, तो यकीनन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में। शोएब, राठौड़ ने और साथ ही साथ अजरुद्दीन ने, दोनों ने ही एकदम एक जैसा स्टेटमेंट दिया कि युवाओं की शक्ति उनकी तरफ है और यूथ उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। क्या लगता है राठौड़ और अजरुद्दीन, अगर दोनों की बात की जाए, क्या महिलाएं और जो पुरुष है, जो बूढ़े लोग हैं, उनका भी उतना ही सहयोग मिलेगा या सिर्फ युवाओं के बलबूते जीत का ख्वाब देख रहे हैं? देखिए, आप जिनकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अजरुद्दीन हो या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, ये ऐसे लोग रहे जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया है खेलों में, क्योंकि अजहर भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं और निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें तो ओलंपिक में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। और आपने देखा कि ये जो चीजें रही है उसकी वजह से काफी इनको मशहूरियत मिली हुई है और इसका फायदा जाहिर तौर पर चुनाव में मिलता है। टोंक की अगर बात करें, भले ही एक तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है कुछ अजहर के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन अगर जनता की बात करते तो यकीनन एक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी लोकसभा से या फिर विधानसभा से कोई चुनाव लड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है। एक चाहे समुदाय की बात करें, जो फैंस होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अजहर कप्तान थे, जब खेलते थे, तो बहुत सारे लोग जो है वो उनको पसंद किया करते थे, तो एक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी प्रभाव अपना अलग है, वो न सिर्फ युवाओं पर तो होता ही है, इसके साथ साथ चाहे बड़े लोग हो या फिर जो महिला है उन पर भी होता है, और इसका फायदा सियासी पार्टियां अक्सर उठाकर ले जाती है। जिस तरह लेकिन शोएब, सिर्फ जनता को देखना और जो अपने कार्यकर्ता है, अपने नेता है, उनकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, ये कहां तक सही है? हम बात कर रहे हैं साधु संतों की भी। सुमेधानंद की शव यात्रा निकाली गई, उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके गए। वही अगर अजरुद्दीन की बात की जाए, उनके पोस्टर जलाए गए। तो जनता का वोट हासिल करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को नजरअंदाज कर देना, ये कहां तक सही है? क्या सेलिब्रिटी को कार्ड देने के पहले, टिकट देने के पहले अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुश करना जरूरी नहीं समझती पार्टियां? देखिए शालिनी, इसमें दो चीजें हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि पार्टियों की मजबूरी बन जाती है। जाहिर सी बात है कि जब आम जो उनका जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी का, जब वो मेहनत करता है तभी पार्टी जीतती है। लेकिन कई जगहों पर पार्टियां इस तरह से गेम खेलती है, राजनीतिक लिहाज से अगर बात की जाए, कि ऐसा चेहरे को सामने ले आती है, उसको ऐसा लगता है कि शायद लोग इस चेहरे को देखकर ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, चाहे वो हीरोइन हो फिल्मी या फिर दूसरे जो अदाकार है बॉलीवुड के, उनकी बात करें, या फिर किसी खेल से जुड़े हुए लोग हो। तो शायद पार्टियां पूरी तरह से आश्वस्त होती हैं लोगों को टिकट देने के लिए, कभी मजबूरी होती है क्योंकि कोई अच्छा कैंडिडेट, कोई दमदार कैंडिडेट सामने नहीं होता है, तो कभी सिर्फ और सिर्फ जनता का वोट हासिल करना पार्टियों का काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। द स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। नमस्कार।